नमस्ते सदावत्सले मातृभूमि। आज ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में जिस समय फ्री के फॉर्मूले पर चर्चा हो रही थी, ऑनरेबल चीफ जस्टिस एन.वी. रमन्ना का आखिरी दिन, और उन्होंने जो 20 हियरिंग की ऑनलाइन रिपोर्टिंग की बात कही थी या ऑनलाइन उसको टेलीकास्ट करने की बात कही थी, ये मुझे लगता है कि सुप्रीम कोर्ट के इतिहास में या सुप्रीम कोर्ट के वर्तमान में पहला प्रकरण है जब पूरे दिन की सीजेआई की प्रोसीडिंग पब्लिक में रहेगी। सीजेआई के सामने फ्री के फॉर्मूले का क्वेश्चन हम सब जान ही रहे हैं और कई एक महत्वपूर्ण क्वेश्चंस उनके सामने इस समय थे। इसमें एक फार्मूला जो केजरीवाल और बहुत सारे लोगों ने अडॉप्ट किया कि भाई वोट लेने का एक आसान साधन ये है कि आप फ्री बांट दो, यानी कि संवैधानिक रूप से या कानूनन सीट पर बैठकर लेजिस्लेटिव, ये कहा जाए कि लेजिस्लेटिव ब्राइब कहते हैं कि आपने सीट पर बैठकर ऐसा प्रलोभन देने शुरू कर दिए या चुनाव लड़ते समय ऐसे प्रलोभन देने शुरू कर दिए जिन प्रलोभन को ध्यान में रखते हुए लोग आपकी तरफ आकर्षित हों। केजरीवाल ने यह फार्मूला पंजाब में भी अपनाया और अभी वो गुजरात और गोवा में भी यही कर रहे हैं और वो लगातार ये कह रहे हैं कि मैं तो वचन का पक्का हूँ। वचन क्या? सिर्फ लुटाने का वचन, कमाने का नहीं। कि कहाँ से लाएंगे धन, ये बात नहीं है। धन लाने के लिए तो शराब की बिक्री बढ़ा दी जाएगी, आपके ऊपर खर्च करने के लिए ही आबकारी नीति ऐसी बनाई जाएगी जिससे दिल्ली सरकार ज़्यादा से ज़्यादा धन कमा सके और वो धन आप पे ही खर्च करे ताकि आप वोट दें। तो अगर वेलफेयर स्टेट का फार्मूला जानते या वेलफेयर स्टेट दिमाग में होता, कल्याणकारी राज्य दिमाग में होता, तो निश्चित रूप से उसमें वोट लेने के लिए नहीं, आप शराब की नीति लेकर आते कि हम शराब दिल्ली में बिल्कुल बंद कर देंगे। क्यों? क्योंकि वेलफेयर स्टेट का फार्मूला है, हम राज्य का कल्याण चाहते हैं, हम फ्री में कुछ नहीं देंगे लेकिन हम शराब बंद कर देंगे, हम प्रदेश में से ऐसे क्राइम ख़त्म कर देंगे। ये बात तो समझ में आती है कि भाई आपने वचन दिया तो बहुत सारे लोग जो आत्महत्या करते हैं शराब पीकर या जो जिससे क्राइम रेट बढ़ता है उसके थ्रू कमाई करने के लिए कि आपकी कमाई बढ़ जाए और वो कमाई आप फ्री में लोगों को लौटा सकें ताकि लोग वोट डालें। ये तो बात मुझे नहीं लगता कि किसी के भी गले से उतरेगी या उतर सकती है। ये बात किसी के गले से उतरने में बहुत समय लगेगा, ये उतरती नहीं है। लेकिन उन्होंने तो इस फ्री वीज़ को नाम दे दिया सोशल वेलफेयर और ये कहा कि भाई सोशल वेलफेयर के लिए हम ये सब कुछ कर रहे हैं। जिस समय अब मज़े की बात है कि पीआईएल जो अश्विनी उपाध्याय की सुप्रीम कोर्ट में गई थी उसमें केंद्र सरकार को नोटिस किया गया, केंद्र सरकार से पूछा गया था कि आप हमें अपना रुख बताएं। केंद्र सरकार ने कहा भाई इलेक्शन कमीशन ये तय करेगा, क्योंकि कोई भी सरकार से लेकर और सिस्टम कोई भी इस पर हाथ रखने को तैयार नहीं, क्योंकि ये जनता की नब्ज से जुड़ा हुआ सीधा मामला है। क्योंकि आप जिस किसी को भी, शराबी को भी लगातार शराब पिलाते रहेंगे तो वो नशे में होकर सपोर्ट उसी का करेगा जो शराब पिलाने का आश्वासन देता है, जो फ्री में धन बांटता है, जो ड्रग्स देता है उसका ही लोग सपोर्ट करेंगे। कम से कम जो ड्रग एडिक्ट हो गए हैं वो तो उनका सपोर्ट करेंगे ही करेंगे। और ये भी संभव है कि ये इसमें कि या जो ड्रग एडिक्ट्स हैं जो इनको रोकने आए कि इनको ना दीजिए, वो उसके ऊपर पत्थर भी चला सकते हैं। तो ऐसी सिचुएशन ही देश के इंस्टीट्यूशंस की सामने समझ में आई और देश के इंस्टीट्यूशंस को ये समझ में आ गया, चाहे वो केंद्र की सरकार हो, चाहे वो इलेक्शन कमीशन हो, चाहे वो फाइनेंस कमीशन हो, सबको समझ में एक बात आई कि जो इस पर प्रश्न खड़े करेगा उसके ऊपर पत्थर पड़ने स्वाभाविक हैं। कुछ लोग तो मारेंगे ही, हालांकि बड़ा वर्ग नहीं मानेगा, जो देश का हित समझने वाला है, जो देश के बारे में सोचने वाला है, जो देश को सशक्त देखना चाहता वो तो नहीं करेगा। लेकिन ये तो संभव है कि जो इसमें क्या हो चुका है, जिसको नशे की आदत पड़ गई है वो तो करेगा ही। अब इस पर सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी कर दी थी और सुप्रीम कोर्ट ने ये कह दिया था कि भाई इन सभी सिचुएशंस में ये सबसे डेंजरस बात भारत के लिए है, क्योंकि भारत इकोनॉमिकली इस समय विषम परिस्थितियों से गुजर रहा है और उसका कारण एक और श्रीलंका सामने दिखाई पड़ गया, पाकिस्तान सामने दिखाई दे रहा है, बांग्लादेश सामने दिखाई दे रहा है और संसार के ऐसे 60 से ऊपर देश जो अपनी इकोनॉमी इस समय चलाने में सफल नहीं है, सक्षम नहीं है। क्यों? क्योंकि वो फ्री के फॉर्मूले के चक्कर में फंस गए। सरकार बनी रहे चाहे देश बर्बाद होता रहे, ऐसा उन्होंने फॉर्मूला अपनाया था, जिसका परिणाम निकला कि श्रीलंका में पेट्रोल 300 रुपये लीटर और 200 रुपये का डॉलर पहुंच गया पाकिस्तान का। समस्याएं तो बहुत सारी हैं, 20-20, 25-25, 50-50, 100-100 रुपये बढ़ाने पड़ रहे हैं पेट्रोल पर। यहाँ तक कि बिजली सप्लाई के लिए पाकिस्तान
अपनी जो टेलीफोन ऑपरेटर्स हैं उनको भी बिजली नहीं दे पा रहा। यूएई के साथ या उधर कतर के साथ एनर्जी के लिए वो ट्रीटी कर रहे हैं कि भैया कि हमको कुछ समय के लिए तेल या गैस दे दो। तो ऐसी सिचुएशन भारत की ना आए, इसकी चिंता भारत के सभ्य समाज को होनी स्वाभाविक है। लेकिन केजरीवाल के जैसे लोगों का भविष्य कहाँ जाएगा, जिन्होंने कमाना सीखा नहीं, जिन्होंने सिर्फ बांटना सीखा। दिल्ली जैसा राज्य जो समृद्ध राज्य है, जो अगल बगल के राज्यों के भी कॉरपोरेट ऑफिस दिल्ली में ही खुलते हैं, वो दिल्ली में टैक्स जमा करते हैं, तो दिल्ली का हिस्सा उसमें स्वाभाविक होना है। केंद्र सरकार ने ऊपर से एक काम ये कर दिया कि जो केंद्र के टैक्स आते हैं उसमें 45% का सीधा शेयर राज्य सरकारों का कर दिया मोदी जी के आने के बाद। उससे पहले 30% का होता था, 31-32% का होता था, अभी 45% सीधा कर दिया, यानी कि रेवेन्यू बढ़ा दिया। और दिल्ली में रेवेन्यू तो आप देखिए गाज़ियाबाद का, नोएडा का, या उधर सोनीपत का, पानीपत का, उधर गुड़गांव का या फरीदाबाद का, इनका सबका रेवेन्यू दिल्ली में जमा होता है, क्योंकि वो कॉर्पोरेट ऑफिस दिल्ली में बनाता है। ये स्वाभाविक सी बात है कि दिल्ली नज़दीक है तो अपना कॉर्पोरेट ऑफिस, कोई भी इंडस्ट्री अगल बगल लगी हो वो कॉर्पोरेट ऑफिस वहाँ बनाएगा, वहीं पर वो टैक्स का उसका एड्रेस पड़ता है, वहीं वो इनकम टैक्स जमा करता है, वहीं वो जीएसटी जमा करता है, और इसकी वजह से दिल्ली को अपने आप बिना कुछ करे हुए टैक्स मिलते हैं। उन टैक्सेस को दिल्ली ने बांटना शुरू कर दिया, तो दिल्ली तो बांट सकता है, लेकिन पूरे देश में अगर ये हो जाएगा तो तमिलनाडु जैसा हाल हो जाएगा। तमिलनाडु को खिंचाई भी करी सरकार, कोर्ट ने। तो ऐसी सिचुएशन में केजरीवाल ने इंटरवेंशन कर दिया, तमिलनाडु ने इंटरवेंशन कर दिया, कई राज्यों ने जो फ्री के फॉर्मूले को ध्यान में रखते हुए ही केवल चलाना चाहते हैं, उन्होंने उसका विरोध, उन्होंने ये सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी का विरोध कर दिया। सुप्रीम कोर्ट की इस टिप्पणी के विरोध करने पर सामने बातें, आज सुप्रीम कोर्ट के सामने एक नई एनामली आ गई। सुप्रीम कोर्ट फ्री वाले केस को सुन रहा था, क्योंकि इन लोगों ने जब इंटरवेंशन किया था तो इन्होंने ये कहा था कि साहब गरीब को हम मदद करना चाहते हैं, राज्यों की जिम्मेवारी बनती है, क्योंकि भारत एक कल्याणकारी राज्य है। कल्याणकारी राज्य होने के नाते भारत की जिम्मेवारी बनती है कि वो मदद करे। बात तो बिल्कुल सही है कि भारत कल्याणकारी राज्य है, और ऐसा डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज़ में भी दे रखा है, नीति निर्देशक तत्वों में भी यही कहा गया है कि भाई भारत लोगों के उत्थान के लिए काम करेगा, लेबर के सैनिटाइज है वो हाइजीनिक सिचुएशन के लिए काम करेगा, देश में वेल्थ का डिस्ट्रीब्यूशन करेगा, वेलफेयर ऑफ पीपल की बात करेगा, वेलफेयर ऑफ स्टेट की बात करेगा। भारत जो है वो लेजिस्फेयर का स्टेट नहीं है, भारत जो है वो वेलफेयर का स्टेट है। लेजिस्फेयर मतलब कुछ पूंजीपतियों के हाथ में रहे, ऐसा भारत का फॉर्मूला नहीं है। भारत तो वेलफेयर स्टेट है, तो बात सही आती कि वेलफेयर स्टेट हम मदद करना चाहते हैं, आप हमें रोक रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट के सामने जब ये आर्गूमेंट गया था तो कोर्ट ने ये कहा था कि भाई इन दोनों के बीच में कि जो नीडी व्यक्ति है, जिसको वाकई में मदद की आवश्यकता है, उसको मदद मिले, और जिसको मदद की आवश्यकता नहीं है उसको ना मिले। आप एक से टैक्स भी ले रहे हैं, उसको मदद भी रिवर्स में दे रहे हैं, तो आप उससे टैक्स लेना ही बंद कर दीजिए। अच्छा ये हो जाएगा, उससे टैक्स लेना बंद कर दीजिए, लेकिन उससे टैक्स लेना बंद करके उसकी मदद बंद हो जाएगी तो फिर वोट नहीं मिलेगा। तो वो ये तो सारा जो चल रहा है वो वोट के लिए चल रहा है, फ्री में बांटो और राज्य करो। इसलिए इस पूरी की पूरी सिचुएशन में जो बात सामने आई वो ये आई कि क्या इसमें पूर्ण रूप से फ्रीबीज को बैन नहीं लगाया जा सकता। बात बिल्कुल ठीक है, बैन नहीं लगाया जा सकता, क्योंकि भारत में ऐसे लोग भी हैं जिनको 2 जून की जीविका चलाना मुश्किल है। बेरोजगारी भी हम देख ही रहे हैं, आबादी बढ़ने की वजह से बेरोजगारी बढ़ रही है, और जिनकी आबादी बढ़ रही है वो छोटे छोटे व्यापार लेकर चले गए हैं। बाकी जो हिंदू समाज है वो अभी बेरोजगारी की तरफ बढ़ गया है। ये बड़ी समस्या भारत में आ गई है। तो हम एक तरफ तो या तो हम ये कहें कि हम भाई आबादी में बैन लगा देंगे, आपके 2 बच्चों से ज़्यादा हो ही नहीं सकते, हम ये फार्मूला ले आएंगे, हम ये कानून पास कर देंगे और हम उनको ही मदद करेंगे। ये ऐसा कुछ बनाया जा सकता है ताकि जो मूल कारण है बेरोजगारी का, वो आबादी का बढ़ना है। वो आबादी जिस समुदाय की बढ़ रही है वो पढ़ते लिखते हैं नहीं, स्कूल जाते नहीं है, इसलिए उनको कैसे हैंडल किया जाए ये एक बड़ी समस्या है। तो अब समस्या है। इस बात पर अब उनको फिर आप डिस्ट्रीब्यूट भी करते हैं, उनको धन भी देते हैं, क्योंकि 10 बच्चे 4 बीवियां, 10 बच्चे 14 बच्चे हो गए। अब इनके तो गरीब होंगे क्योंकि उनके पास संसाधन है नहीं, तो फिर आप उनकी मदद करें। यानी कि एक समुदाय से लेकर दूसरे समुदाय को इनडायरेक्ट वे में वेलफेयर स्टेट के नाम से मदद करना, ये भी एक बड़ी समस्या भारत की है। सुप्रीम कोर्ट ने जब ये कहा कि इनके बीच में संतुलन बिठाने के लिए आप बात करें, अब इनके बीच में संतुलन बिठाने के लिए जो बात करने की बात कही गई, तो कैसे करें।
आज सुप्रीम कोर्ट में एक नया आर्गुमेंट ये आया कि 3 जजों की एक बेंच, जब आपको याद होगा 2012 का चुनाव अखिलेश यादव लैपटॉप साइकिल बांटकर जीते थे और उन्होंने वो घोषणा की थी कि लैपटॉप और साइकिल हम देंगे तुमको, हमारी सरकार बनवा दो। उन्होंने लैपटॉप बंटवाए भी खूब सारे, साइकिलें भी बंटवाई थी, धोती कपड़ा सब बंटवाया था। इस बात को लेकर एक केस सुप्रीम कोर्ट में आया था। उस समय 3 जजों की बेंच ने ये कहते हुए खारिज कर दिया था केस को कि भाई वेलफेयर स्टेट का फॉर्मूला है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज़ में ये तय किया गया है और डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज़ में तय करने की वजह से, चूँकि डायरेक्टिव प्रिंसिपल स्टेट पॉलिसीज़ में वो तय किया गया है, इसलिए अगर कोई ऐसा मदद करता है, किसी को लैपटॉप बांटता है, साइकिल बांटता है, तो ये कहीं से भी फ्री नहीं है, ये तो मदद है और ये कॉन्स्टिट्यूशनल मैंडेट है। ये बात आज सुप्रीम कोर्ट के सामने वो रूलिंग रख दी गई। जैसे ही वो रूलिंग रखी गई तो सुप्रीम कोर्ट की जाहिर सी बात है कि 3 जजों की बेंच तो उसको डिसाइड करने से रही, क्योंकि 3 जजों की बेंच अगर फ्रीवीज को डिसाइड करेगी तो वो जो 3 जजों की बेंच का जजमेंट 2013 का है, वो जजमेंट ये काट कैसे सकते हैं। इसलिए आज इस मोड़ को ध्यान में रखते हुए, चूंकि ये बेंच एग्री नहीं है फ्रीवीज को लेकर, इसलिए इन्होंने कहा कि इस पर कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच बनानी पड़ेगी, नई बेंच इस पर डिसाइड करेगी, बड़ी बेंच डिसाइड करेगी, क्योंकि 3 जजों की बेंच का ऑलरेडी जजमेंट है। इसलिए अब ये मामला नए चीफ जस्टिस के पास जाएगा, जो 5 जजों की बेंच बिठाएंगे कम से कम, या कॉन्स्टिट्यूशनल बड़ी बेंच बिठा सकते हैं। 5 जजों की, मेरी समझ में जहाँ तक आता है 3 जजों की बेंच का जजमेंट है, इसलिए 5 जजों की बेंच अब बिठाई जाएगी और 5 जजों की बेंच अब निर्धारित करेगी कि वाकई में इसमें ये फ्रीवीज है कि नहीं है, और वो 3 जजों की बेंच का जो जजमेंट है वो ओवर रूल करना है कि नहीं करना है। इसलिए आज नए धर्म संकट पर सुप्रीम कोर्ट आ गया है। चीफ जस्टिस रमन्ना की आज आखिरी सिटिंग है और इस आखिरी सिटिंग में उन्होंने इसको फॉरवर्ड कर दिया नई चीफ जस्टिस के लिए कि वो उसको कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच का गठन करेंगे या बड़ी बेंच का गठन करेंगे। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।